पहले तो ये बताइए, कोई होमवर्क दिया था पहले वो क्लियर कराओ, क्या क्या होमवर्क दिया था मैंने। सर वाउचर मंगवाया था, वो मिला नहीं मेरे को यहाँ के पास वाली स्टेशनरी में। अच्छा, तुम्हें मिला ही नहीं। ग्रेट हो भाई। स्टेशनरी शॉप में गए थे आप? हम्म। कितने स्टेशनरी शॉप में गए थे? निजामुद्दीन वाले में नहीं है। नहीं, निजामुद्दीन में निजाम मिलेगा भी नहीं वो निजामुद्दीन में गूगल से कितने लाना स्टेशनरी पड़ेगा। शॉप, कितने स्टेशनरी शॉप हैं? दो, दो में देखा था मैंने, वैसे तो और भी है। सबसे पहले ये बताओ, ये जो मेन मार्केट है तुम्हारा निजामुद्दीन वेस्ट का, उसमें गए थे? कौन सा वाला? जो पेट्रोल पंप के बगल में है। नहीं 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 नहीं, मैं बस्ती में ही देखा था, बस्ती वाली स्टेशनरी में। तो वो मेरे ख्याल जो मार्केट शॉप है ना, वो उसमें स्टेशनरी शॉप है, एक या दो हैं। बैंक के पास अब ना। हम, हाँ हाँ, बैंक के पास, वहाँ देख सकते हो, बाकी अपनी बस्ती में देखो। और भूगोल वो भूगोल मिलेगा मेरे हिसाब से। मर्जी है, जहाँ से भी देख लो। आइडियली स्टेशनरी शॉप में ये होते हैं, बड़े कॉमन होते हैं ये। पेन पेंसिल वॉचर पैड सब नॉर्मल होते हैं, फाइलें भी वो रखते हैं वो। लेकिन वो रखना ज़रूरी है, उसको स्किप करने से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा, तुम्हारा पेपर कब है होने वाला? पेपर तो जून में होगा, जून या जुलाई में। हाँ, तो जून में बीकॉम तो का। नहीं, पेपर तुम्हारा अगले महीने है और तुम्हें थोड़ा दिक्कत लगा। आपने सीरियसली नहीं लिया उसको। चलो जी, एक दिन कम पढ़ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ना है। अभी तो जून में पेपर है ही है। अली जो है, अली बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा है इंग्लिश। उस बेचारे को नहीं आती है, लेकिन बहुत मेरे होमवर्क को पूरा करके रखता है। शायद ये 10% 15% कहीं गलती करता है। और सीरियस है, उसका 2 महीने बाद पेपर भी है, 1.5 महीने बाद। एनीवे, अब तुम वाउचर पैड नहीं लाए, तो मैं एक खाका बनाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि वाउचर होता क्या है। तो उस हिसाब से लेकिन वो बना लोगे, ख़रीद लोगे, तो उस पर असली उसी पे बनता है। प्रैक्टिकली हम लोग उसी पे बनाते हैं, उसी पे पढ़ते हैं। ये तो पहले थ्योरी तो हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि एक समझ हो जाए क्या हो रहा है। एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकल पे तो उतरना ही पड़ेगा ना आपको। चलो सबसे पहले, चलो वाउचर पैड हम नेक्स्ट टॉपिक रखते हैं। पहले तो आप बताओ कि आप क्या क्या बना के लाए हो, सीआरबी में क्या क्या बना के लाए हो, क्या क्या होमवर्क किया है, पहला बताओ क्या लिखा आपने। कैश टू सेल्स। कॉपी में लिखा? जी। दिखाओ कैसे, जूम करो, दिखाओ फोटो कैमरे पे दिखाओ, आपने क्या लिखा मैं समझा। पहला वाला कौन सा है, क्रेडिटर टू कैश? कहाँ है वो? मुझे क्रेडिटर टू कैश लिखा है। ये वाला, आपकी वो आपकी सीपीवी वाला है। नोटबुक कैम आपकी नोटबुक कैमरे पे दिखाओ, नहीं दिख रही अभी। अब सीपीबी है, मुझे सीआरबी का कैश टू सेल। अब वो समझ गया, समझ गया, रख दो, नोट पैड रख दो। हो गया, हटा दो, हटा दो सर, देख लिया मैंने। हटा दो, हटा दो, हो गया, हो गया। आप हटा जो दी। है ना, आप जो है ऐसी पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चे, तो 100 में वो 40 और 50 नंबर वाले बच्चे बनोगे फिर। अभी कौन सा कौन ईयर सा? चल रहा है तुम्हारा? फर्स्ट। फर्स्ट ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर में ये हाल है। पहला, दूसरा, 12वीं में कॉमर्स का कितना परसेंट नंबर आया? 54। मैंने बोला ना, मैंने, मुझे नहीं पता तुम्हारे नंबर कितने, मैंने 40 50 बोल दिया आपको। आपने जिस हिसाब से होमवर्क तैयार किया है, आप अपना कॉपी देख लो। और मैं अपनी कॉपी दिखाता हूँ तुम्हें, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हम्म आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही? जी। दिख रही है। देखो मैं दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन क्या है। सीआरबी के 5 एग्जाम्पल मैंने कैसे दिए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सीआरबी पढ़ाया था ना कल, सीआरबी, इसके 5 एग्जाम्पल मैंने दिए, 1 2 3 4 5। पहला एग्जाम्पल देखो, ट्यूशन फीस रिसीव्ड ऑन कैश फॉर रुपीज इतना इतना इतना, नरेशन में भी लिखा था ब्रैकेट। और मैंने आपको ये भी बोला था इसी तरीके से बना के लाना। तुम तो कैश टू सेल, डेबिट, कैश टू परचेज बना के ले आए मेरे सामने। लिखने में मतलब क्या दिक्कत आ रही थी, क्या कोई प्रॉब्लम थी लिखने में? आप इस तरह से नरेशन क्यों नहीं बनाए? कैश टू सेल, क्या कैश टू सेल लिख दिया, हो गया जी। वाउचर ऐसे नहीं बनता भैया। ये जो नरेशन लिखवा रहा हूँ, ये पूरे के पूरे नरेशन आपके वाउचर पैड पे लिखवाऊंगा, और वैसे ही बनती है वाउचर। आप जाओगे वाउचर पैड पे लिख दोगे कैश टू सेल,
कहेगा भाई साहब आप अपने घर में रहो रेल, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। कैश टू सेल का आपने लिखा, माल बेचा कैश पे, लेकिन जब माल बेचते हैं कैश पे तो उसको लिखना कैसे है? इंग्लिश तो लिखो। आपको पूरा नरेशन लिखने में क्या दिक्कत है? उसमें टाइम नहीं देना है। मैंने तो 10 मिनट में बना लिया, जो होमवर्क कर लिया, काम खत्म। गुरु जी को तो कॉन्सेप्ट से, मुझे कॉन्सेप्ट से तो मतलब है ही यही, साथ में लिखत पढ़त से भी मतलब है। आप जो बना के रखे हो वो स्कूल के बच्चे वैसे ही बनाते हैं, शॉर्टकट करते हैं, फिर वही 54% नंबर लेके आते हैं। आपके सामने मैंने 5 एग्जाम्पल दिया पूरी नरेशन के साथ। और जब तुमने कैश टू सेल किया, पहला आपने क्या लिखाया मुझे? आपने पहले मुझे लिखाया कैश टू सेल लिखवाया है ना? जी। कैश टू सेल ये लिखवाया है ना? मान लो कोई भी अमाउंट लगा लेते हैं, 1000 रुपये। इसमें इसमें क्या छूट रहा है और क्या नहीं छूट रहा है, ये बता सकते हैं? तुमने डेबिट और क्रेडिट तो पकड़ लिया, अब दिक्कत यही आ, तो कल तुमने मैंने जो पढ़ाया उसको रिवाइज नहीं किया। मैंने एग्जाम्पल दिया है सेल का कि नहीं दिया है? साफ लिखा है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹5,000। उसी बात को मैंने यहाँ ऐसे नरेशन, आपको यही नरेशन में लिख के लाना था होमवर्क में। और जब यही चीज़ वाउचर बनाऊंगा तो सारे नरेशन वाउचर में लिखने पड़ते हैं मैनुअल। कैश टू सेल तो ठीक है, ये तो डेबिट क्रेडिट तो आपने ठीक बना दिया। अब ये देखो मैंने नरेशन में क्या लिखा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, वाइट बिल नंबर 43। ये बिल नंबर कहाँ गया आपका? जब आप माल बेचते हो, नगद में माल बेचते हो अपनी दुकान से, तो आपकी दुकान किसी भी चीज़ की हो सकती है। होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई डॉक्टर का क्लिनिक हो सकता है। आप तो अकाउंटेंट हो वहाँ के, आपको तो अकाउंट्स देखना है उसका। तो आपने सीधा दिखा दिया बाबूजी ये 5,000 का कैश सेल हुआ, तो उसकी और भी इंफॉर्मेशन लिखी जा सकती है ना? बिल एक एक ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है ना। आपने बिल नंबर लिखा, ना उसमें रसीद नंबर लिखा। वो सेल क्या था, तो सेल किस चीज़ का था? जैसे एग्जांपल मैं समझाना है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, मान लो तुम किसी होटल में काम कर रहे हो जहाँ ठहराए जाते हैं ट्रैवलर्स को, तो वहाँ तो बिल कटता नहीं, वहाँ तो रसीद कटती है। तो आपने जो पैसा लिया होटल वाले के लिए एक प्रकार का वो भी सेल ही माना जाता है। उसके लिए जितना रूम चढ़ गया रेंट पे, उसके लिए वो सेल ही माने जाते हैं, जितना रेंट पे चढ़ गया। बट होटल वाला क्या करता है, रसीद इशू करता है। जो मान लो कोई सामान बेच रहा है, किताब बेच रहा है, किताब वाला क्या करता है, बिल इशू करता है। तो आपका बिल इशू तो होना ज़रूरी है। पहला तो ये आपके माइंड में जो है कैश टू सेल कर दूं, सेल टू कैश कर दूं, पूरा सर ने जो 10 एग्जाम्पल दिए मैं 10 के मैं 20 मिनट में निपटा के रख दूं, इस हिसाब से तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी तो शुरुआत भी नहीं किया मैंने, अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे ये आपके जो होमवर्क होंगे, दिन के 3 घंटे 4 घंटे करोगे तो जाकर होमवर्क पूरा होगा। और मैंने अभी आपको दिया था, कितनी देर का काम रहा होगा ये 5 एग्जाम्पल बनाने में? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट CRB में और 15 मिनट CPB में। 30 मिनट का काम तुमने सारा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में लिख दिया हो। तुम्हारी जो नोटबुक की राइटिंग है ना, उसको देख के मुझे समझ में आ गया, उसमें 10 12 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे होंगे। लेकिन ध्यान रखो बच्चे, उस हिसाब से चलने वाला नहीं है। ये बात पहले माइंड में रख लो। मैं जब इतनी मेहनत करता हूँ, अगर मैं 3 लाइनें लिखा हूँ तो आप कोशिश करो कम से कम 3 या 4 लिखने की। आप 3 शब्द में ख़त्म कर दिया कैश टू सेल, टोटल 3 ही शब्द लिखा है उसमें। आई वॉन्ट फ्रॉम यू राइटिंग लाइक दिस, जैसे मैंने लिखा है। जितना मैंने लिखा, मैं तो टीचर तो वैसे ही थोड़ा कम ही लिखता है, मैं तो थोड़ा कम लिखा हूँ। आप इसमें और भी कुछ 1 2 वर्ड बढ़ा के लिखें, कम से कम उतना तो लिखें जितना मैंने लिखा। आपके मन में सवाल होना चाहिए, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब मैं आप पूछूंगा क्या बेचा था भाई साहब? जब भी आप वाउचर बनाओगे, एक और चीज़ बता दूं, जब भी आप वाउचर बनाओगे तो मन में ये सोच के बनाना कि आप किसी कंपनी का अकाउंट्स बना रहे हो और वो कंपनी किसी न किसी चीज़ में डील करती है। अब आप थोड़ा स्टूडेंट वाले लेवल से हट के सोचना। प्रैक्टिकल अकाउंट्स हम तब करते हैं, किसी का अकाउंट्स हम तब बनाते हैं जब हम वो अकाउंट्स किसी कंपनी वाले के लिए बनाते हैं। कोई किसी की दुकान हो सकती है, किसी की ऑफिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
बट जो भी वाउचर बनाओ, आप मन में सोचो कि मैं जो माल बेच रहा हूँ फलानी कंपनी का फलाना चीज़ बेच रहा हूँ, जिसके लिए मैं गुड सोल्ड ऑन कैश कर रहा हूँ। अब आपने जो सेल टू कैश टू सेल कर दिया, वो कुछ माइंड में था कि किसका माल बेच रहे थे, कौन सी दुकान का माल बेच रहे थे, क्या बेचा था उस वाउचर में, उस वाउचर के थ्रू आपने क्या बेचा था, गुड्स में कौन सा आइटम सोचा था मन गुड्स। में। गुड्स का तो मतलब जेनरिक माल होता है ना, ये तो गुड्स तो एक जेनरिक वर्ड हो गया, माल बेचा जी। तो लेकिन जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो किसी न किसी का तो बनाएंगे, किसी कंपनी का तो बनाएंगे, उस कंपनी का कौन सा माल बेचा था आपने, कलम की दुकान थी कि खाने की दुकान थी, क्या किसी का एक कपड़े की दुकान थी, किसी का दुकान उठा के माल बेच लिया आपने, साड़ी की दुकान थी, क्या था वो। कुछ मन में सोचा था। बुक्स। अच्छा, किताब की दुकान थी, चलो आपने किसी किताब की दुकान में आपने बेच दिया माल। बेच सकते हो, कोई मनाही नहीं है, किताब की दुकान भी बेच सकते हो, किताब बेच सकते हो, कॉपी बेच सकते हो, बट नरेशन कुछ ऐसा लिखो जिससे कुछ कुछ पता लगे कि आपने क्या किया। जब भी अपन जैसे मान लो कपड़े की दुकान है फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हो सोल्ड साड़ीज, सोल्ड 3 साड़ीज एट द रेट 1000 ईच ऑन कैश। आप ऐसा भी नरेशन बना सकते हो। तो अगर कोई बंदा साड़ी बेच रहा है तो आप कैसे, साड़ी बेचा, साड़ी बेचा तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो सेल को करेंगे, क्रेडिट सेल डेबिट कैश। बट नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग 3 साड़ी सोल्ड एट द रेट 1000 रुपीज़ फॉर रुपीज़ 3000 ऑन कैश वाइड बिल नंबर 1। नरेशन लिखने की आदत डालो, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी। अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं, अभी लंबे लंबे नरेशन आने वाले हैं। ठीक है बाबू। तो उसमें आना था बैंक में, चलो बैंक वाला बात बताऊँगा। इस तरह से ना एक एक वर्ड में आपको नरेशन डालना जरूरी है ब्रैकेट में। ओके, पहला एग्जांपल था तुम्हारा कैश टू सेल, इसमें बिल नंबर मिसिंग है, प्लस नरेशन चाहिए। दूसरा एग्जांपल क्या बनाया, कैश टू फीस अर्नड। कैश टू फीस फीस अर्नड। अर्नड। जी। क्या ये प्रोफेशनल फीस थी। हम्म। अब मैं ओके। कैसे मान लूँ, मैं ट्यूशन फीस क्यों ना मानूँ। फीस अर्नड नाम का अकाउंट मैंने पढ़ाया ही नहीं आज तक। मुझे अकाउंट हेड्स भी वही चाहिए जो मैंने लिखे, इट शुड बी सेम जो मैंने लिखे। अगर कोई अकाउंट हेड आप बनाना चाहते हो अपने से, तो उसको पहले आप मेरे से डिस्कस करो कि सर इस वाली कमाई को हम क्या लिखेंगे। फीस अर्न अकाउंट कहीं भी नहीं है, पूरी प्रैक्टिकल दुनिया में कहीं नहीं है, किताबों में हो सकती है। जबकि फीस के ऊपर मैंने आपको 3 4 प्रकार की फीस जो पढ़ाई है, उसमें प्रॉपर अकाउंट का नाम लिखा है, जैसे प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड अकाउंट, ये पूरा वर्ड लिखना है। कंसल्टेंसी चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट, ट्यूशन फीस रिसीव्ड अकाउंट, ये पूरा, ये पूरी इज्जत के साथ पूरे वर्ड चाहिए। फीस अर्नड अकाउंट, फीस अर्न जो है यह वर्ब हो गया आपका, मुझे नाउन चाहिए विद अकाउंट प्रॉपर, जो जितने अकाउंट के नाम हमने पढ़े। मैंने आपको इनकम के बहुत सारे नाम लिखवाए हैं, और स्टिल अगर अभी भी कोई लगता है कोई नया कुछ जुड़ सकता है तो हम उसमें जोड़ देंगे, कोई मनाही नहीं है, बट पहले वो उस लिस्ट में होनी चाहिए। फीस अर्नड नाम का हमने कोई लिस्ट नहीं पढ़ाया। वो आप मुझे कोई एग्जांपल बोल सकते हो कि सर ये वाला इनकम है लेकिन आपने लिस्ट में नहीं लिखा, वो पहले डिस्कस कर लो मेरे साथ, वो मैं उसमें जोड़ दूंगा। क्लियर हुआ। फीस अर्न अकाउंट इनकम्प्लीट, इसको प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड लिखो,
प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड अकाउंट। पढ़ाई यूनिफॉर्म रखो, इधर उधर भटकोगे फिर वो नाव से डोल जाओगे। एक लेवल तक पहुंचो, फिर जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे यू विल बी फ्री टू क्रिएट योर ओन अकाउंट्स। पहले जड़ तो पकड़ो। अब आप बताओ, प्रोफेशनल फीस थी कि ट्यूशन फीस थी? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड अकाउंट। कितना अमाउंट डाला था आपने अमाउंट नहीं कॉपी डाला। में? हाँ, बहुत बहुत अच्छी। अमाउंट डाला ही नहीं। वो 54% क्यों आया है, इसके पीछे कुछ कभी दिमाग लगाया आपने कि कहाँ कमी रह गई? तुमने ये तो बना दिया सही, चलो डेबिट क्रेडिट तो ठीक बना दिया। अब कुछ ही लिख देते, 2000 ही लिख देते यार, 200 ही लिख देते, कुछ तो लिख देते। क्योंकि अगर तुम यहाँ 150 रुपये लिखते ना फिर तुम्हारी क्लास लगाता। अमाउंट थोड़ी रीजनेबल होनी चाहिए। प्रोफेशन का मतलब है जो सामने बंदा बैठा है वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, वकील है या डॉक्टर है या कोई सीए है, वो 150-200 रुपये के लिए काम नहीं करता है। तो जो प्रोफेशनल फीस की बात करोगे तो आइडियल लिखो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, ऐसा लिखो। तो इससे भी पता चलता है कि क्या है, क्या लेवल क्या चल रहा है, हम कितना घुसे हुए हैं पढ़ाई में। कुछ समझ में आ रहा है? तीसरा एग्जाम्पल आपने क्या बताया? कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये हेड तो सही बनाया। अब बताओ अमाउंट कितना लिखा? 2000। जबरदस्ती बोल रहा है, मैं कॉपी पलटवा दूंगा तेरे से। अपनी तरफ से बना के बोल रहे हैं। अब ये बताओ भैया, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल। चलो नरेशन तुमने नहीं लिखा हो तो ये गलती है ही यही। पहले ये बताओ कि कौन सा बिजनेस है जो बंदा 2,000 रुपये ब्याज कैश ले रहा है? किसका अकाउंट बनाने बैठे थे आप? ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसी कौन सी कंपनी जो नगद में ब्याज ले रहा है? बताओ। सर पर्सनल लोन, किसी पर्सनल बंदे से। पर्सनल बंदे से लिया है कि दिया है? लिया है। लिया है। ओ सॉरी, दिया है। लोन दिया है। तभी तो लोन दिया इंटरेस्ट है तो आएगा। कैश घटेगा बढ़ेगा? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने नगद लिया ब्याज, ब्याज का पैसा आपने नगद लिया, पहले मोटा अमाउंट दे रखा था, अब आप उसका ब्याज रिसीव कर रहे हो, राइट? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा बिजनेस है जिसमें कैश में ब्याज आता है? ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसा कोई आपने कोई दुकान देखी हो, कोई ऐसी कंपनी देखी हो, कोई ऐसा धंधे वाला देखा हो जो नगद पे ब्याज लेता है? मैं उसका हिसाब बनाने बैठा हूँ। मैं तो अकाउंटेंट हूँ ना, मैं और आप तो अकाउंटेंट हो ना। हम तो अकाउंट्स बनाने बैठे हैं। अब हम तो बिजनेस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं अभी तो। हम प्रैक्टिकल अकाउंट्स मतलब बिजनेस अकाउंट्स। मतलब धरती पे कोई बंदा ऐसा धंधा कर रहा है, ब्याज कमाना गुनाह नहीं है, मतलब अकाउंट्स की भाषा में। धर्म वरम की भाषा में गुनाह हो सकता है, लेकिन बिजनेस की भाषा में गुनाह नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस इंटरेस्ट का काम करते हैं। अब मैं ये एग्जाम्पल प्रिसाइज एग्जाम्पल जानना चाह रहा हूँ कि किसका धंधा, कौन ऐसा बंदा है जो इस तरह का धंधा कर रहा है? कोई एक एग्जाम्पल बताओ। सर मैं लोन दे रहा हूँ बिजनेस ओनर्स को, तो वो मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हर महीने। बिल्कुल ठीक है। आपने लोन दे रखा है 1-1 लाख 10-10 लाख रुपए, आप ब्याज ले रहे हो, यहाँ कोई गुनाह नहीं है। आप जो ये काम कर रहे हो ब्याज लेने का, आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई दुकान है, आपका कोई फर्म है, क्या है? सर ऐसे हु ही आर ऐसे ही यू? क्या आप किसी दोस्त को इंडिविजुअल हो? उसको दे रखा है। इंडिविजुअल आप पर्सन। इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअल हो। और आप, आपका ये मतलब है कि आप इंडिविजुअल हो और आपका धंधा ही ब्याज का है, आपका ये कहना है? ठीक है, मान लेते हैं। चलो, कोई इंडिविजुअल भी है और उसका धंधा ही ब्याज का है। मान लो कोई इंडिविजुअल का नाम लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल जमील खान रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। जमील खान साहब का मैं अकाउंट्स बनाने बैठा हूँ। ये ज़रा पैसे वाले लोग हैं, मार्केट में इन्होंने 10 करोड़ रुपए छोड़ रखे हैं, मान लेते हैं। और हमें कहा साहब हमारे अकाउंट्स बना दो। अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे आते हैं। देखो ये ना थोड़ा सा माइंड में
आप प्रैक्टिकल वर्ड जरूर दिमाग में रखो। कोई भी आप बनाते हो, टेक्निकली आप सही हो सकते हो, बट ओवरऑल जाओगे तो गलत हो जाओगे। एक छोटी सी गलत स्टोरी ही सही, बट एक प्रॉपर स्टोरी सोचो और उसी हिसाब से बनाओ, और उसमें देखो कि हमें कहाँ कहाँ कमी कमी हो सकती है। चलो मैंने मान लिया कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसे काफ़ी हैं, वो लोगों को पैसे देता है और वो जो है ब्याज कमाता है। ठीक, इस धंधे में कोई बुराई नहीं। इससे रिलेटेड अब दो तीन चीज़ें इंफॉर्मेशन आएंगी, वो मैं भी आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा इसी में। सबसे पहली बात कि हमें ये चेक करना होगा कि क्या हम कैश में ब्याज ले सकते हैं। आपने कहा जी हाँ जी, जो बंदा जैसे दे दे हम ब्याज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं ही आ गया ब्याज देने। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं कि आप जो है अकाउंटेंट हो जमील खान साहब के यहाँ, और मैं ब्याज पैसा लिया हुआ हूँ, मैं 2,000 रुपये ब्याज वापस करने आया हूँ। तो जब मैं ब्याज आपको नगद दूंगा 2,000 रुपये, तो क्या मुझे कोई रसीद मिलेगी? हाँ कि ना? मिलनी चाहिए ना? हम्म, मिलनी चाहिए ना भाई। जब मैं आपके यहाँ काउंटर पे 2,000 रुपये जमा कराऊंगा, तो आप कुछ तो काउंटर दोगे ना? जी। आप दोगे भाई, सबसे पहले तो आप रसीद दोगे। मान लो 50 नंबर हो गया, 2,000 रुपये। ठीक, प्लस दूसरी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? आप जो मेरे से ब्याज ले रहे हो, आमतौर पे लोग ब्याज लेते हैं महीने का लेते हैं, आमतौर पे। कुछ लोग वीकली भी लेते होंगे, अलग बात है, बट जनरली मंथली चलती है। फॉर द मंथ ऑफ कह लो, या फॉर द पीरियड, पिछले 7/12/24 से लेकर 6 जनवरी 25 तक का है ब्याज। पीरियड हो सकता है भाई। जब आप मुझे रसीद दोगे तो रसीद में क्या लिखोगे? ठीक है जी, श्री ध्रुव कुमार से हमने प्राप्त किया 2,000 रुपये, ब्याज का था और इस पीरियड का था, ऐसा ही होगा कुछ। तीसरी इंफॉर्मेशन उसमें क्या हो सकती है? उस रसीद में मेरा लोन अकाउंट नंबर हो सकता है। जैसे मेरा अकाउंट नंबर आपने खोल दिया है, मान लो 120 नंबर, 120 नंबर आपने ध्रुव जी को लोन का कार्ड बना दिया, तो मेरा इंफॉर्मेशन ये हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें किस में लिखी जाएंगी? रसीद में लिखी जाएंगी। उसी के बेस पर आप पैसे रिसीव करो। मैंने आपसे पूछा कि भाई ऐसा कंपनी बताओ जो ब्याज का धंधा करता है। आपने बचने के लिए चलो इंडिविजुअल कुछ भी बोल दिया कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ जी, खुद से ही दे देता हूँ, खुद से ले लेता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया रिसीट, एक इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांजैक्शन के साथ ज़रूरी था, इसके अलावे भी और चीज़ें ज़रूरी होती, वो भी आपको बता देता हूँ। लाइफ में आगे कभी जाओगे कंपनी काम करने तो थोड़ा आपको समझ रहेगा। पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट लेना देना गुनाह नहीं है कानूनन, लेकिन इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर मैं कोई सिंपल मिस्टर जमील खान के पास चाहे 10 करोड़ रुपए रखे हैं, और भले मुझे वो ब्याज पे भी देते हैं, लेकिन ये चोरी छिपे तो काम चल जाएगा। ठीक है, चोरी छिपे मतलब पहचान से कि चलो आप मुझे दे दो, मैं कैश में दे दूंगा, और अंदर अंदर बात रह जाएगी। उस केस में आप रसीद इशू नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, यू नीड टू हैव सर्टेन लाइसेंसेस। जैसे आरबीआई से परमिशन लेना, बैंकों का कुछ रूल फॉलो करना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाली बात पे आपको ये समझा रहा था कि आपने जो एग्जाम्पल बनाया, ब्याज लिया 2,000 रुपये, तो आपने जो एग्जाम्पल दिया कि चलो भाई कोई रामलाल जमील खान कोई बंदा है, वो बंदा ये काम करता है, मैं उसके अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो मुझे ऐसे वाउचर पास करने हैं। पहली चीज़ कि बिना लाइसेंस के ये काम करना इलीगल है। पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर आप पाए गए तो गवर्नमेंट आपको पनिश कर सकती है।
क्लियर? लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में काम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने पूछा कि आप किसका अकाउंट बना रहे हो, आप किसी बैंक का नाम दे सकते थे, कोई नेशनलाइज्ड बैंक का नाम दे सकते थे, कोई एनबीएफसी का नाम दे सकते थे। एनबीएफसी समझते हो ना? हाँ कि ना? चलो मैं समझाता हूँ। नो। इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ये क्या होती है? जैसे बैंक तो आपने सुना होगा, अब ये भी मैं बताता हूँ, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये सब वो है जो लाइसेंस होल्डर्स हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, बैंक में दो होते हैं। बैंक में इंडिया में दो होते हैं। जैसे एक तो नेशनल बैंक होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक जिसको बोलते हैं, जैसे हो गया एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ईटीसी। ठीक है जी, ये तो बैंक समझते हो। बैंक को पूरा अधिकार है आपसे ब्याज ले सकता है। दूसरा होता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये बेसिकली फाइनेंस कंपनी होती हैं, दे आर रन बाय प्राइवेट पीपल। मेरे और आपके जैसे लोग उसको रन करते हैं। उनको पैसा बहुत होता है, वो सरकार से सारे लाइसेंसेस ले सकते हैं, ले लेते हैं। जैसे, रुको, इससे पहले मैं, रुको, इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, रह गया। एनबीएफसी पे मैं अभी आता हूँ, उससे पहले एक चीज़ मैं बताना था मुझे। एक होता है प्राइवेट बैंक्स, ये भी बैंक ही होते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। क्लियर हुआ? ये भी बैंक ही हैं, सारे रूल फॉलो करते हैं, लेकिन दे आर रन बाय प्राइवेट पीपल, गवर्नमेंट के सारे रूल फॉलो करते हैं। तीसरा होता है एनबीएफसी, फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जैसे टाटा कैपिटल का नाम सुना होगा, इंडिया बुल्स का नाम सुना होगा। ये भी लोन देती हैं। जैसे आदित्य बिरला का नाम सुना होगा, आदित्य बिरला फाइनेंस, एक्सिस फाइनेंस, ये सब क्या है? ये सब नॉन बैंकिंग है, बैंक नहीं है ये, लेकिन फाइनेंस कंपनीज हैं। लेकिन ये सारे लाइसेंस, एक और आता है आजकल, देखा होगा आपने, मुथूट फाइनेंस, इसका बड़ा प्रचार चलता है, नाम सुना है? ये सारी कंपनियां क्या है? ये एनबीएफसी। आप कह सकते हो सर मैं तो बैठा हूँ इसके यहाँ टाटा कैपिटल में बैठ के जॉब कर रहा हूँ, कोई बंदा आया उसने 2000 रुपये का ब्याज दे दिया। लेकिन इन सबसे हट के अगर कोई मिस्टर जमील खान ये काम करते हैं तो काम कर सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन इसकी फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोग कर नहीं पाते हैं। वेरी रेयर, इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे आपको करने वाले, करते हैं। वो क्या बड़ी हिम्मत से बहुत पैसा लगाते हैं, सारे लाइसेंसेस लेते हैं, सारे परमिशंस लेते हैं, प्रॉपर मेंटेन करते हैं चीज़ों को, तब जाके वो कर सकते हैं। आमतौर पे ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम लोग हैं जो अपने नाम पे इस तरह का लाइसेंस ले पाते हैं, क्योंकि ये सारा टफ होता है, बैंकिंग के रूल को फॉलो करना आसान नहीं होता। कुछ जो है कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, सुना होगा आपने, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं जो ये सब काम करते हैं। बैंक कोई भी काम कर सकता है, बैंक को ये सब अथॉरिटी होती है। इसलिए अथॉरिटी होती है क्योंकि एक बैंक जो है बहुत सारा सिक्योरिटी जमा करके रखता है गवर्नमेंट के पास, प्लस बैंकिंग के जितने रूल्स हैं वो सारे फॉलो करता है। तो अगर हम जाती ज़िंदगी में बात करें तो कैश टू जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये भले टेक्निकली सही है बट प्रैक्टिकली इसका यूज कम होता है।
और इंडिविजुअल केस में तो कतई नहीं होता, रेयर होता होगा शायद। अगर ऐसा आप करते भी हो तो आप बैंक के लिए करो, चाहे किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए करो। दूसरी चीज़ में एक बात और ध्यान देना होता है, मान लो आपने 2000 रिसीव कर लिया, यहाँ तो बच गए, मैं इसमें 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ, 2 लाख हो। अब बोलो क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं किसी से ब्याज 2 लाख रुपए कैश ले सकता हूँ? हाँ कि ना? नो। नहीं ले सकता। क्यों? ऐसा कहाँ लिखा है कि आप 2 लाख रुपए नकद में ब्याज नहीं ले सकते? बड़ा ऐसा अमाउंट कहीं है ना, लिखा है? हाँ जी। लिखा तो नहीं है, बड़ा अमाउंट है ना। हाँ, बड़ा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट के लिए क्या होता है, ये कोई प्रैक्टिकल में कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। तब है कि कुछ बैंक्स कह सकते हैं, हेलो, हाँ, कुछ बैंक कह सकते हैं कि भाई साहब, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रूल में नहीं है, कुछ बैंक कह सकते हैं कि भाई साहब 20,000 से ऊपर जो भी है ना, आप जो है ऑनलाइन जमा कराओ। कुछ बैंक कह सकते हैं कि भाई 10,000 से ऊपर जब भी आप ब्याज देते हो तो इसको ऑनलाइन जमा कराओ, चाहे चेक से जमा कराओ। चाहे नहीं भी कह सकते, चाहे कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अगर आप कैश जमा करोगे तो आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी अलग से, मे बी 1%, मे बी 2%, मे बी ऐसा कह सकते हैं। भाई कैश जमा, जैसे आपको ध्यान होगा, कहीं आप जाते हो दुकान में कुछ खरीदने और आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो कहते हैं भैया 2% एक्स्ट्रा लगेगा, बोलते हैं ना। या तो आप कैश दे दो, या नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड से खरीदोगे तो भाई 2-3% मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड वाले पैसे लेते हैं, ठीक है। तो जब कोई कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी लगा लो, मुथूट फाइनेंस कोई भी लगा लो, इसने आपसे मान लो 2 लाख रुपए ले लिया कैश, ठीक है, ये तो ले लेगा आपसे। फिर जब ये बैंक में जमा करने जाएगा अपने खाते में, तो वहां भी तो इसको कैश ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा। ये अपनी जेब से क्यों भरेगा? ये आपको बोलेगा कि भाई साहब या तो आप ऑनलाइन जमा कराओ, या नहीं तो इस पर मैं आपसे कुछ फीस ले सकता हूँ, ये कहा जा सकता है। दूसरी चीज, जैसे बैंक से मान लो कोई लोन ले लिया मैंने, तो बैंक का मैंने बहुत दिन से पैसा रोक लिया, उसका 2 लाख हो गया, तो बैंक वाला 2 लाख कैश लेने के लिए मना नहीं करेगा, वो रिसीव कर लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज लगा दे, कैश डिपॉजिट, कैश ट्रांजेक्शन टैक्स लगा, कोई बैंक चार्ज लगा सकता है, ठीक है। तो अमाउंट में कोई मनाही नहीं होती, अमाउंट कोई भी आप किसी को देने जाओगे तो कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आपसे कह सकता है कि सर बड़ा अमाउंट है तो आप चेक दे दीजिए या ऑनलाइन कर दीजिए, अगर आप कैश में ही देंगे तो मुझे आपसे 2% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ये वो बोल सकता है। अलग अलग बैंकों के अलग अलग रूल्स होते हैं। कुछ क्लियर हुआ? तो इंटरेस्ट रिसीव पर आज हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लिया। ये सब चीज़ें लाइफ में चलती हैं, इसी बहाने तुमने NBFC भी समझ लिया। चौथा एग्जाम्पल क्या लिखे? कैश टू इंश्योरेंस क्लेम। कैश टू इंश्योरेंस क्लेम, बड़ा खतरनाक खतरनाक काम करते हो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अकाउंट, अमाउंट कितना रखा है? अमाउंट कितना लिखा ही नहीं है। तुम्हारा स्माइल बता रहा है कि तुमने लिखा ही नहीं। एक चलो लाख मैंने दे एक सकते, लाख 1 लाख। हैं, सॉरी, 1 लाख रुपए रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब पहले ये बताओ, इंश्योरेंस क्लेम हम कब रिसीव करते हैं? चलो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। इंश्योरेंस क्लेम के बारे में आप क्या जानते हो, क्या समझते हो?
और इंश्योरेंस क्लेम कब रिसीव होता है, कैसे रिसीव होता है, किस केस में रिसीव होता है, थोड़ा बहुत ही बताओ। चलो। इंश्योरेंस क्लेम किसी रिस्क को मैनेज करने के लिए होता है, क्योंकि जैसे आपने कार कार इंश्योरेंस लिया, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो कार की जो भी कार में खर्चा होगा वो इंश्योरेंस वाले देंगे। बहुत बढ़िया, आंसर तो आपका सही है, क्योंकि आपकी थ्योरी अच्छी पढ़ी है। थ्योरेटिकली आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब प्रैक्टिकल में बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने दिया कार एक्सीडेंट का, बिल्कुल ठीक है, कोई गुनाह नहीं है। इसके अलावा और कोई इंश्योरेंस हो सकता है? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी बस का इंश्योरेंस करा लिया, खुदा न करे बस कहीं खाई में गिर गई, बस ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगते हैं। ठीक है जी, ये थ्योरी तक तो ठीक है। कभी किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस का क्लेम लेते हुए देखा है कभी अभी तक? वो लेता कैसे है, मिलता भी है कि नहीं मिलता? नो। नहीं देखा। मैं कह रहा था कभी आपने इंश्योरेंस क्लेम लेते हुए देखा है किसी को? नहीं देखा। चलो एक नहीं। दो मैं केसेस बताता हूँ आपको। एक होता है, जैसे मान लो कार की बात करते हैं, कार इंश्योरेंस होता है। कार कह लो या कोई भी व्हीकल कह लो, ऐसे समझ लेते हैं, जिसमें केस है कि भाई इसको एक्सीडेंट कवर के अंदर लिया जाता है। हमारी कार में कोई चीज़ टूट गई मान लो, हम जाते हैं सर्विस सेंटर में, उसको बोलते हैं भैया ये कार कहीं ऐसे लग गई, वहाँ से आ रहा था, वहाँ जा रहा था, ऐसे ऐसे लग गई। ठीक है, तो कार वाला क्या करता है, कहता है ठीक है जी आप इसको, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जैसा होता है। बोला ठीक है, एक ना आपसे फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं भैया करीब एक हफ्ता लगेगा आपको समय, आप गाड़ी छोड़ जाइए और हम देखते हैं क्या क्या हमें मिल सकता है। इसमें कुछ फीस भी लेता है हमसे, 1000-1200 रुपये कुछ फीस लेता है। और जब वो काम कर लेता है तो मान लो बिल बन गया 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या करता है सर्विस सेंटर वाला, हम तो सर्विस सेंटर में गए थे, ये क्या करता है इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करता है, पॉलिसी दिखाता है, पॉलिसी के बंदे आते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है, ये हमारे पॉलिसी में कवर होता है, तो कहते हैं ठीक है भाई मैंने आपको ये 10,000 दे दिया। ठीक है, तो सर्विस सेंटर को जो पैसा मिल जाता है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है, और सर्विस सेंटर वाला कुछ सर्विस फीस 1000-1200 रुपये आपसे ले लेता है और आपको आपकी गाड़ी दे देता है। सर्विस करके जो भी रिपेयरिंग हुआ वो आपको सर्विस करके गाड़ी दे देता है। ये तो हुआ आपका जनरल कार एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, ये फिर भी इजी है। ठीक है जी, ये थोड़ा ईजियर होता है, एक हफ्ता तो लगता है बट आपका काम हो जाता है। ये अलग अलग एरिया के हिसाब से ज़्यादा टाइम भी लगता है। दिल्ली है तो आमतौर पे एक हफ्ता लगता है, हो सकता है कोई छोटे शहर में जाओगे तो ज़्यादा समय भी लग सकता है। इस पूरे प्रोसेस में जो नोट करने वाली बात है, क्या आपको कैश मिला? एक्चुअल में यू डिड नॉट गेट कैश, यू गॉट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब उसके बदले में आपको सर्विस मिल गई या वो पार्ट बदल के दे दिया। तो इंश्योरेंस क्लेम में आपको कैश नहीं मिला। अब एक स्टेप ऊपर चलते हैं। मान लो आपकी कार चोरी हुई, ये तो रिपेयर था तो इसमें भी लफड़े इतने सारे करने पड़े। मान लो तुम्हारी कार ही चोरी हो, तो इंश्योरेंस में क्या होता है, कार की चोरी भी कवर होती है। ठीक है, आप क्या करते हो, एफआईआर करते हो। आप क्या करते हो, एफआईआर लेके अपने इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन होती है, इंश्योरेंस कंपनी वाले वेरिफिकेशन करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, कोर्ट में जाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें।
और मान के चलो कि ये 6 महीना इस पर काम होता है, कई सारी हियरिंग होती है, क्या क्या काम धाम होते हैं, आपको दौड़ना पड़ता है मतलब 6 महीने। तब जाके कंपनी कहती है, इंश्योरेंस कंपनी, जैसे यहाँ पे पार्टी कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने देना है, ये कहती है ठीक है सर हमारी पॉलिसी है, आपकी कार की पॉलिसी मान लो 10 लाख की थी, वैल्यू 10 लाख की थी, तो इसमें से हम आपको 90% हम वापस कर सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से। मान लो 9 लाख का बना, यही होता है ना, कार मेरी महंगी थी जो भी था, और मेरा 9 लाख की वैल्यू, 10 लाख का मैंने क्लेम किया था, मुझे 9 लाख समाओ, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ठीक है इनको 9 लाख। क्या ये 9 लाख आपको कैश मिलेगा? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कैश नहीं देती है, ध्यान रखना। हो सकता है आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, शायद पहले कभी कैश मिल जाता होगा, पर आज की डेट में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो 9 लाख हो चाहे वो 9,000 हो, 9,000 की सर्विस अभी ने पड़ी ना, कितने की सर्विस पड़ेगी मैंने, कहाँ पड़ेगी, 10,000 की है ना, 1,200 रुपये तो हमें देने ही पड़ रहे हैं, 10,000 की हो चाहे 9 लाख की, कोई भी पैसा यू नेवर रिसीव कैश। इंश्योरेंस कंपनीज नेवर पे यू इन कैश। ये 9 लाख का आपको चेक बना के, ड्राफ्ट बना के आपको दे, आपने तो कहा भैया मुझे तो इंश्योरेंस चाहिए वो भी कैश में, वो भी 1,00,000 रुपए चाहिए, ये कैश आपको नहीं मिलने वाला। इससे कुछ समझ में आया? टेक्निकली तुम्हारा एंट्री सही था, बट प्रैक्टिकली गलत था। टेक्निकली सही है कि भाई इनकम हेड को क्रेडिट कर दिया, डेबिट कैश कर दिया, दिस इज ओके, लेकिन आज की डेट में जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस भी देख लो, आपकी पॉलिसी जाती होगी हर साल की 10,000 20,000 की जाती होगी, जब वो मैच्योर होती है तो क्या LIC वाला आपको कैश देने आता है? कैश देने नहीं आता, वो तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। जब हम बैंक वाउचर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। तो आपका इंश्योरेंस क्लेम जो कि कैश में रिसीव हुआ, ये एग्जाम्पल भी आपका गलत गया, इंटरेस्ट वाला भी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के हिसाब से गलत गया, इंश्योरेंस वाला भी गलत गया। 5वां एग्जाम्पल बताओ, 5वां आपने क्या बनाया? आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। कैश टू बैंक, कैश टू कैश कैश टू बैंक लोन। कैश टू बैंक लोन, ओके। कितना अमाउंट रखा? पहले नहीं रखा तो अब बता दो 10 कितना रखना चाहते हो। हाँ जी, 10 10 हज़ार, 10,000, 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख, गुड, वेरी गुड। तुम तो मोदी जी को भी पीछे कर दोगे। मोदी जी डंडा किए हुए हैं, कैश ट्रांजेक्शन टैक्स लगा रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा ऊपर मत जमा करो। अभी अभी कई सारे कानून आ रहे थे, मैं देख रहा था, इतना जमा करोगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी बैंक वाला लोन आपको कैश में नहीं देता है। टेक्निकली सही है कि हमने बैंक से लोन ले लिया 10 लाख रुपए, लेकिन जब 10 लाख रुपए बैंक देगा आपको नगद नहीं देगा, नो कैश, ओनली ऑनलाइन, या ओनली चेक, या ओनली DD, या ओनली बैंक ट्रांसफ़र। क्लियर हुआ? बैंक से लोन आपको मिलेगा, मिल सकता है, मिलता है, लेकिन कैश नहीं मिलता। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये भी आपका गलत। और भी कोई एग्जांपल बताया, इसमें और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्लियर है ना?
ये तो लोन हो गया, ये तो आप लोन हो गया। आप 10 लाख रुपए बैंक में चले जाओ कि तुम्हारा डिपॉजिट है पैसा 20 लाख रुपया, बैंक वाले को बोलो कि मुझे 10 लाख कैश दे दो, वो भी मना कर देगा एक बार। आपका खाता है मान लो एसबीआई में, और आपने बोला जी मुझे 10 लाख रुपए तो कैश चाहिए, जैसे आप जाओगे ना 10 लाख का सेल्फ चेक लेके, वहीं बिठा देगा। वो पता क्या पूछेगा, पहले कहेगा सर पैसा आप ही का है, आप ले सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर है, पहले तो आप मैनेजर की चैम्बर में आइए और सामने वाली बढ़िया वाली कुर्सी पे बैठिए, पानी वानी भी पिलवाएगा, चाय पिलवाएगा। बड़े प्यार से पूछेगा सर ये 10 लाख रुपए कैश जो है आप क्या करोगे। ध्यान रखना, जो बैंकर होता है, बैंक में आपका पैसा जरूर है, लेकिन वह गवर्नमेंट का आदमी है, सरकारी बैंक है, वो गवर्नमेंट का आदमी है। आपसे बड़े प्यार से पूछेगा कि सर ये 10 लाख आप करोगे क्या, जरा ये बता दो। बहुत बहुत सिंपल पूछ ले, पैसा तो आप ही का है, 20 लाख पड़ा है, 10 लाख आप ले जाओ, कोई गुनाह नहीं, ले सकते हो। पहली बात तो 10 लाख कैश ही चाहिए, तो पहली बात तो आना 6 घंटे के बाद आना, या आज लिखवा दो कल ले जाना, या 2 बजे आना। मैं जब तक कैश की व्यवस्था मंगाना पड़ेगा, साहब आपका पैसा है तो मुझे आरबीआई से मंगाना पड़ेगा, हमारे पास भी इतना हाथ में नहीं रहता, ऐसे बोल सकता है। लेकिन आपसे पूछेगा ये करोगे क्या कैश का, तब आप क्या बोलोगे, मुझे मकान बनवाना है, कुछ तो बोलोगे, मुझे बस खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, यही सब बोलोगे। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। जैसे आप बोलोगे मुझे कार खरीदना है कैश पे, तो कहेगा सर आप चेक काटो ना कंपनी के नाम पे, कार वाली कंपनी के नाम पे, मैं क्लियर करता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो आप कैश से ही करने वाले हो। तो अगर आपका पर्पस सही हुआ तब तो आप फटाक से जवाब दे दोगे, अगर आपका पर्पस गलत हुआ फिर तो आप फंस जाओगे। जैसे आप कहोगे सर मुझे किसी को रिश्वत देनी है, आप बोलो वो बंदा चेक में नहीं ले रहा, किसी को रिश्वत देनी है तो क्या होगा, बैंक को लगा सर ये तो बता दो किसको रिश्वत देने जा रहे हो, मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ क्या समझे। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपका खुद का पैसा भी बैंक में है तो भी कैश निकालना एक तरह से गुनाह है, जब तक कि आपके पास उसका वैलिड रीजन नहीं है ना। तो आप ले सकते हो, आपका पैसा आप निकाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है, बट यू शुड हैव ए वैलिड रीजन। आप कह सकते हो जी मैं जो है मैं मकान बना रहा हूँ, मुझे बहुत सारा खर्चा जो है कैश में देना है, बिल्डिंग बना रहा हूँ, लेबर को खर्चे देने होते हैं, कैश में चलते हैं, नहीं तो मेरा काम रुक जाएगा। मैं 3 मंजिल का मकान बना रहा हूँ, मुझे 10-12 लाख रुपए कैश भी हाथ में चाहिए, बाकी जो मोटा मोटा अमाउंट हो तो मैं ऑनलाइन खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुझे कैश भी चाहिए, एक जेन्युइन रीजन हो। तब कह सकते हो शादी विवाह है, शादी विवाह में जो है मुझे कैश चाहिए, तो बहुत सारा खर्चा कैश में करना पड़ता है, तो सारे लोग चेक लेते नहीं है, तो मुझे कुछ कैश भी चाहिए, बाकी चेक से भी मैं निकालूंगा। मतलब यू शुड हैव ए वैलिड रीजन। आपका अपना पैसा भी निकालना भारी हो जाएगा कैश, और लोन तो खैर बहुत ही दूर, कोई बैंक आपको लोन कैश में नहीं देता। क्लियर हुआ। तो आज के आपके पांचों एग्जाम्पल से हम लोगों ने इसमें कुछ न कुछ कमियां निकाली। कमियां क्यों निकाली, प्रैक्टिकल ज़िंदगी को देखते हुए हम वैसा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें जो एक्चुअल लाइफ में होता है, पॉसिबल है। थ्योरी हम पढ़ भी लें, सब कुछ सही भी है, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ही नहीं होता, तो उसको बनाने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल कोशिश करो बनाने का जो कि धरातल पे संभव है। आप ये बना सकते थे, कैश टू बैंक कर सकते थे, सिंपल। बैंक में गया, कैश निकाला 1 लाख रुपए, ये कह सकते थे। भाई बैंक से कैश इसलिए निकाला क्योंकि ऑफिस में जो है खर्चे करने होते हैं, तो बहुत सारे खर्चे हमारे कैश में होते हैं, और रोज़ तो हम बैंक जाएंगे नहीं निकालने के लिए, महीने में एक बार चले गए, 2 महीने में एक बार चले गए, तो हमारा वही कैश जो है ऑफिस में चलता रहता है। चाय पानी का खर्चा है, रिक्शा भाड़ा का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कैश में होते हैं। काम वाली को देना है, झाड़ू पोछा देना है, ऑफिस में साबुन खरीदना है, ऑफिस क्या बोलते हैं रूम फ्रेशनर खरीदना है, बहुत कुछ होता है खर्चे जो कैश में चलता है।
तो हम फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हम कैश ड्रॉ कर रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्लियर हुआ? जी। सीआरबी के होमवर्क अभी भी पेंडिंग है। ऐसे ही सीपीबी के जो होमवर्क दिया था अभी भी होमवर्क में दोनों ही पेंडिंग रह गया। आप जो शॉर्टकट कुछ कुछ लिख के लाए उसको हमने डिस्कस किया कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, नरेशन में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। और मस्ट है, नरेशन तो पहले मस्ट है। जब भी नरेशन बनाओ, तुम्हारी पढ़ाई में भी तो होता है यार। तुम्हारे जब जेवी पढ़ते हो, 12वीं में पढ़ते हैं जेवी, तो उसमें भी तो लाइन, पहले लाइन लिखी होती है, ओनर स्टार्ट इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल फॉर ₹1,00,000 इन कैश, लिखा होता है एक लाइन। फिर नीचे लिखता है कैश टू कैपिटल लिखता है, कुछ भी उसमें लिखता है मोहन। हेलो, जी। मैं कह रहा था नरेशन मस्ट है। और प्रैक्टिकल में जब बात करो तो नरेशन बनाना तो ट्रांजैक्शन को सोच के बनाना, मन में ये सोच के चलना कि मैं किसका हिसाब बनाने बैठा हूँ। बिकॉज यू आर एन अकाउंटेंट, तो आपको किसी न किसी कंपनी का हिसाब बनाने बैठे हो, किसी लाला का हिसाब बनाने बैठे हो, किसी दुकान वाले का हिसाब बनाने बैठे हो, तो आपको मन में सोचना होगा कि मैं किस किस पर्पस के लिए मैं कैश ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। उसकी दुकान का है कि है, कंपनी का है कि है, क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसकी दुकान में ये चीज़ें मतलब चलने वाली भी है कि नहीं चलने वाली है ना। तो थोड़ा सोच के बनाना, ये सोच के कि सर ये बिज़नेस मैंने सोचा मन में और ये बिज़नेस में ये ट्रांजेक्शन हो रही है, इसके हिसाब से मैंने ये एग्जांपल बनाया। और उसमें पूरा नरेशन कवर करना, अपने खुद से सोचना कि उस नरेशन में और क्या क्या चीज़ें कवर कर सकता हूँ, क्या चीज़ में मुझे ज़रूर लेना चाहिए। इसके मैंने कई सारे एग्जाम्पल ऊपर आपको दिए हैं कि किसी ट्रांजेक्शन में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कम से कम होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे आप बैंक से कैश निकालने गए, तो बैंक से कैश निकाल रहे हो ₹1,00,000, इसमें क्या मस्ट है? इसमें सेल्फ चेक नंबर मस्ट है। अगर यही 10,000 निकालोगे तो पट से बोल दोगे सर मैंने एटीएम से निकाला था, ये चल जाएगा। इसमें नरेशन में लिखना पड़ेगा बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक थ्रू एटीएम कार्ड, इसमें लिखना पड़ेगा थ्रू सेल्फ चेक नंबर सो एंड सो। कुछ कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी। 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 आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है? मैं क्लास पैक कर रहा हूँ आज का। ओके। एनी डाउट फ्रॉम एनीवेयर सो फार? नो। नो। नहीं सर। आप मेरा होमवर्क पूरा करके लाइए, सीआरबी, सीपीबी और एक वाउचर पैड खरीद के लाइए। आज तुम्हारा अगर ये वाला सब सही होता तो मैं वाउचर पैड के बारे में थोड़ा बताता। वाउचर पैड कैसा दिखता है, किस कॉलम में क्या भरते हैं, ये सब अपन सीखेंगे अगली क्लास में। पहले आप ये होमवर्क पूरा करके लाइए, फिर हम लोग वाउचर पे काम करेंगे। ओके। ओके।